गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसलेशन का जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था। कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ पॉइंट्स जो है हमने उसमें कवर किए थे। ठीक है, हम लोग फिर से इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, इनिशिएशन के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इनिशिएशन इज़ द प्रोसेस वेयर द एक्चुअल ट्रांसलेशन स्टार्ट्स। ठीक है, अब इनिशिएशन के लिए जैसे कि हम लोगों ने जेनेटिक कोड में पढ़ा है कि स्पेसिफिक इनिशिएशन कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दो इनिशिएशन कोडॉन्स जो हैं ये आइडेंटिफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज द AUG, okay, and second is the GUG. So these are the two start codons. ठीक है, AUG will code for an amino acid known as methionine and GUG will code for an amino acid known as valine. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक अमीनो एसिड जो है वो सबसे पहला अमीनो एसिड होता है जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एड अप होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों स्टार्ट कोडॉन्स हैं ये दोनों के दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट ऑन द mRNA। ठीक है, तो इनिशिएशन के प्रोसेस में सबसे पहले बेसिकली होता क्या है कि जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है, और राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है, दोनों जो है हमेशा एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इनिशिएशन के प्रोसेस में इनिशियली होगा ये कि जो आपके इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जैसे कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है, फिर प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये mRNA को हेल्प करते हैं जो राइबोसोम्स के ऊपर अटैचमेंट का साइट होता है, उस अटैचमेंट के साइट को आइडेंटिफाई करने में। तो इनिशिएशन फैक्टर के हेल्प से जब mRNA की अटैचमेंट की जो साइट होगी राइबोसोम पे उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, तो ऐसे में mRNA जो है वो राइबोसोम के छोटे सब यूनिट से जा कर के बाइंड करता है। ठीक है, मतलब अटैचमेंट साइट कहाँ पर होता है? स्मॉलर सब यूनिट पे। उसके बाद जब स्मॉलर सब यूनिट और mRNA दोनों का अटैचमेंट हो जाता है, देन जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है वो एक्शन में आता है और वो भी उन दोनों से जा कर के क्या कर लेता है? बाइंड कर जाता है, अटैच कर जाता है। तो इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट, mRNA और लार्जर सब यूनिट तीनों का क्या बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो एक्चुअली स्टार्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये तीनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है तो इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद में ही mRNA के ऊपर में जो जेनेटिक कोड सिचुएटेड है वो जेनेटिक कोड जो है वो एक्सपोज हो पाता है। ठीक है, उसके बगैर, इन तीनों के अटैचमेंट के बगैर mRNA के ऊपर का जो जेनेटिक कोड है वो एक्सपोज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही mRNA ने दोनों राइबोसोम्स के साथ में, मतलब सब यूनिट्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, अटैचमेंट कर लिया, तो mRNA के ऊपर जो सबसे पहला इनिशिएशन कोडॉन होगा, AUG भी हो सकता है और GUG भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इनिशिएशन कोडॉन है ये एक्सपोज हो जाएगा। अब हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन जो है वो AUG है। ठीक है, यानी कि ये जो इनिशिएशन कोडॉन है ये क्या करेगा? ये मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो अगर यूकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है तो ये जो AUG कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन है, ये क्या करेगा? ये एक्टिवेटेड tRNA को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो एक्टिवेटेड tRNA है ये क्या करेगा? ये नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन को लेकर के आएगा। प्रोकैरियोट्स में फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन को लेकर के आता है यही tRNA AUG कोडॉन के रिस्पॉन्स में, और यूकैरियोट्स में यही जो tRNA है ये नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन को लेकर के आएगा। ठीक है, अब ये जो नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन जो है, ठीक है, ये क्या करता है? ये आ करके सबसे पहले कहाँ पर एडअप हो जाएगा? ये एडअप हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए। ठीक है, तो मिथियोनिन जो है वो tRNA चार्ज्ड या एक्टिवेटेड tRNA के साथ पे कहाँ पर आएगा? ये जो मिथियोनिन है ये डायरेक्टली आएगा P साइट पे। ओके, ये आएगा कहाँ पर? P साइट पे। ठीक है, तो P साइट पे जैसे ही ये एक्टिवेटेड tRNA फॉर्मुलेटेड नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन को लेकर के आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो tRNA का एंटीकोडॉन होगा,
ठीक है, वो क्या करेगा, वो mRNA के ऊपर जो AUG कोडॉन है इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ये P साइट है, ठीक है, ये क्या है, tRNA का एंटी कोडॉन है। तो ये जो एंटी कोडॉन है tRNA का, ये जो mRNA के ऊपर AUG स्टार्ट कोडॉन है उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी सप्लाई करता है GTP। ठीक है, एनर्जी सप्लाई करता है GTP। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे अब जो कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, नाउ दिस शोज कि यहाँ पर इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में इनिशिएशन के बाद में क्या आता है, इनिशिएशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज इलोंगेशन। ठीक है, नाउ मूविंग ओवर टू इलोंगेशन। ठीक है, अब इलोंगेशन में क्या होता है, ठीक है, जैसे ही mRNA और आपके tRNA का कॉम्प्लेक्स और जो राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है ये तीनों बन जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या रहेगा, आपका राइबोसोम होगा, राइबोसोम के साथ में यू विल बी हैविंग mRNA और mRNA के साथ में वी विल बी हैविंग द tRNA। ठीक है, तो इस तरीके से जब इन तीनों का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, तो तीनों का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होगा, ये जो P साइट है, P साइट के बगल में एक और A साइट जो है ये एस्टैब्लिश हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो A साइट एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, यहाँ पर A साइट के एस्टैब्लिश होने से क्या होगा कि अब जो इनकमिंग दूसरे tRNAs हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि उनको अटैचमेंट के लिए साइट मिलेगा और अटैचमेंट के लिए साइट मिलने के साथ साथ इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो A साइट के बनने पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली ये होगा कि जैसे ही A साइट बन जाएगा तो mRNA के ऊपर जो सेकेंड कोडॉन है यानी कि सेकेंड जेनेटिक कोड है वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जेनेटिक कोड के एक्सपोज होते साथ ही उस जेनेटिक कोड से जो भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड कोड होता है, ठीक है, तो उस अमीनो एसिड को लेकर के एक और एक्टिवेटेड tRNA जो है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा A साइट पर। ठीक है, अब A साइट पर जैसे ही वो tRNA पहुँचेगा, ठीक है, तो tRNA के पहुँचने के बाद में फिर क्या करेगा कि ये जो tRNA आएगा, सेकेंड tRNA, वो भी क्या करेगा, इस तरीके से एंटीकोडॉन लूप के थ्रू जो अगला कोड होगा, ठीक है, समझ लेते हैं GUG ही है अगला कोड। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर हैविंग द सेकेंड tRNA और ये सेकेंड tRNA का जो एंटी कोडॉन है वो सेकेंड कोड के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो P साइट और A साइट दोनों पे अब क्या है, tRNA नंबर 1 और tRNA नंबर 2 दोनों जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स जिनको हम लोग शॉर्ट में EF कहते हैं, ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये जो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं ये बेसिकली करते क्या हैं कि इलोंगेशन होने के टाइम पे जो इनकमिंग अमीनो एसिड्स हैं, इनकमिंग अमीनो एसिड्स को जो है अकोमोडेट करने में हेल्प करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन फैसिलिटेट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है ये इलोंगेशन फैक्टर्स के थ्रू होती है। ठीक है, अब ये जो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है और उसके अलावा यहाँ पे अगेन GTP की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी यहाँ पे लगती है, एनर्जी यूज अप होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही दोनों साइड पे P साइड पे और A साइड पे, ठीक है, एक एक tRNA आ गया और इस tRNA के पास, दोनों के पास एक एक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, कहाँ पर, ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड है इसमें COOH ग्रुप जो है वो फ्री होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, और A साइट पे जो अमीनो एसिड है, ठीक है, इसमें NH2 ग्रुप जो है ये फ्री होगा। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का COOH ग्रुप
और सेकेंड अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एंजाइम होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, हियर एंजाइम इज प्रेजेंट पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा कि जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, बन गया दोनों के बीच में, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में क्या होगा कि ये जो फर्स्ट tRNA है, दिस विल नाउ मूव टू ई साइट। ठीक है, एंड बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर हो गया है, तो ये जो अमीनो एसिड है वो इस tRNA से क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये tRNA जो है ये ई साइड पे मूव करेगा और स्लोली यहाँ से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकेंड tRNA था, दिस विल नाउ मूव टूवर्ड्स हियर। ठीक है, और थर्ड tRNA जो है वो आकर के ए साइड पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट tRNA जो है ये रिमूव होकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा और जो tRNAs का मूवमेंट होगा वो उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से स्लोली स्लोली जो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, फिर पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, उसके हेल्प से धीरे धीरे क्या होगा कि इलोंगेशन जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एंजाइम जो है, ठीक है, वो सीन में आता है, दैट इज ट्रांसलोकेज। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलोकेज एंजाइम है ये जीटीपी के साथ में मिल करके क्या करता है कि जो tRNA है, ठीक है, उसको ई साइट के थ्रू बाहर एग्जिट होने में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से एग्जिट होने में हेल्प करता है कि यहाँ पे अब जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये डिस्टर्ब ना हो, लेकिन उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए जो tRNA है वो इजीली ई साइट से होता हुआ बाहर निकल जाए। ठीक है, तो देयर द ट्रांसलोकेज एंजाइम विल हेल्प। ठीक है, तो अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होती है, तब तक रिपीट होती है जब तक कि पूरी mRNA की लेंथ जो है उसमें सारे के सारे कोडॉन्स का ट्रांसलेशन ना हो जाए। ठीक है, और जब पूरी लेंथ में जितना भी mRNA की लेंथ में जितने भी कोड्स होते हैं सबका ट्रांसलेशन हो जाता है, तो ट्रांसलेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज टर्मिनेशन। ठीक है, और एक चीज़ कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है मतलब कि अमीनो एसिड्स के ऐड अप होने का प्रोसेस, ठीक है, और नए पॉलीपेप्टाइड बनने का प्रोसेस, तो इसमें बेसिकली एक ATP लगता है और 2 GTP लगता है। एक ATP और 2 GTP के बराबर की एनर्जी जो है इस पूरे प्रोसेस में लगती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इलोंगेशन के बाद आते हैं टर्मिनेशन पर। ठीक है, अब टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है ये तब होता है कि जो राइबोसोम्स पे ए साइट होता है, ठीक है, ए साइट अगर टर्मिनेशन कोडॉन पर पहुंच जाए तो वहाँ पर से टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब टर्मिनेशन के 3 कोडॉन हैं, UAG, UGA एंड UAA। ठीक है, UAG, UGA एंड
UAA। 3 तरीके के टर्मिनेशन कोडॉन्स हमको अवेलेबल हैं। ये तीनों कोडॉन्स जो हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडॉन्स बिकॉज दे डू नॉट अट्रैक्ट एनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड टूवर्ड्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो इनके कोड के रहने के अलावा भी, इनके प्रेजेंट रहने पर भी जो है कोई भी अमीनो एसिड जो है वो इनके तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। एंड दे एक्ट एज, दे सर्व एज द टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है, तो जैसे ही ए साइड जो है इन तीनों में से कोई से भी एक टर्मिनेशन कोडॉन पर पहुंच जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रिलीज फैक्टर्स जो हैं ये काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिलीज फैक्टर्स हेल्प करते हैं mRNA को डिसोसिएट करने में, किससे? राइबोसोम्स से। ठीक है, तो ये जो रिलीज फैक्टर है ये क्या करता है? सबसे पहले तो इलॉन्गेशन होने के बाद में जो लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी है, ठीक है, उस लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन को जो सबसे लास्ट tRNA होता है, मतलब कि समझ लेते हैं कि अगर ये टर्मिनेशन कोडॉन है, ठीक है, और ये पी साइट है, पी साइट पे सबसे आखिरी कोडॉन जो है वो हमको अवेलेबल है, मतलब ये वो कोडॉन है जो सबसे लास्ट कोड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? टर्मिनेशन कोडॉन आ जाएगा। तो ये वाला जो कोडॉन है ये सबसे लास्ट अमीनो एसिड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक tRNA जो है वो प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो रिलीज फैक्टर्स क्या करेंगे कि इस tRNA से जुड़े हुए फिर बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन होंगी, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। ठीक है, तो रिलीज फैक्टर सबसे पहले ये जो लास्ट tRNA है इससे इस पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग करेंगे। ठीक है, तो रिलीज फैक्टर के हेल्प से जब tRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अलग हो जाएगी, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये राइबोसोम के बाहर निकल के आ जाएगा। राइबोसोम के बाहर निकलने के बाद में क्या होगा कि जो दोनों राइबोसोम्स के सब यूनिट्स हैं वो भी रिलीज फैक्टर के इन्फ्लुएंस में आकर के एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और इस तरीके से mRNA जो है वो भी राइबोसोम से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टर्मिनेशन है वो रिलीज फैक्टर्स के हेल्प से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स के केस में बात करें तो एक ही mRNA से मल्टीपल टाइम्स प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है, लेकिन यूकैरियोट्स में एक ही mRNA से मल्टीपल टाइम्स जो है प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज द मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्रूड फॉर्म में होता है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, पॉलिशिंग करना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर कोई बाहर से कुछ चीज़ लेकर के आ रहे हैं, खाना बनाना है हमको, पनीर अगर हम लोग लेके आ रहे हैं तो कच्चा पनीर तो हम खाएंगे नहीं। ठीक है, पनीर को हम पकाएंगे, उसको हम लोग मसाले वगैरह डालेंगे, देन उसके बाद में ही हम लोग कंज्यूम करेंगे। या कच्ची सब्जी हम लोग खाते नहीं है, पका के ही खाते हैं। तो क्या है कि वो उसकी पॉलिशिंग है, वो उसका मॉडिफिकेशन है। इन द सेम वे प्रोटीन जो है, प्रोटीन को भी पॉलिशिंग की, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है अब यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी मॉडिफिकेशन होगी कैसे? ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक mRNA होता है उसमें जो AUG स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है, वो क्या करेगा? फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये जो फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन प्रोकैरियोट्स में सबसे शुरू में प्रेजेंट रहता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो इसको डीफॉर्मुलेटेड किया जाता है, मतलब नॉर्मल मिथियोनिन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अब ये रिक्वायरमेंट तो यूकैरियोट्स में रहती नहीं है, क्योंकि नॉन फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन ही यूकैरियोट्स में एडअप होता है सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ किस में होगा? प्रोकैरियोट्स में होगा। उसके अलावा प्रोटीन्स जो है, क्योंकि उनका सीक्वेंस लंबा होता है, तो जो छोटे प्रोटीन्स होते हैं वो लीनियर फॉर्म में ही होते हैं, और जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं उनका 2D 3D या जो 4D स्ट्रक्चर है, मतलब कि टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो है उनका बनता है। ठीक है, तो जब प्रोटीन का लीनियर सीक्वेंस सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को अटेन करता है
तब कहीं जा कर के वो एक्टिवेट हो पाता है, काम कर पाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन होने के बाद में, ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर शैपेरोन्स। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर शैपेरोन्स होते हैं ये प्रोटीन का 2D 3D या 4D स्ट्रक्चर जो है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनके हेल्प से जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, और तब कहीं जाकर के प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो पाता है। ठीक है, सो विद दिस टॉपिक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, आप लोगों को ऐप में उसको मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग नोट्स को लेकर के इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन जो हमारी बॉडी में होता है उसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।